नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी उपन्यास उद्भव व विकास भाग 3 उपन्यास विधा पर। ये हमारा तीसरा वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं। अब से पहले जो हमने उपन्यास के बारे में जाना है, उसमें हमने जाना कि उपन्यास विधा को जानने के लिए या उपन्यास विधा के विकास क्रम को समझने के लिए हमने इसको 3 भागों में विभाजित किया था। सबसे पहले जो किया पूर्व प्रेमचंद युग, दूसरा जो हमारा पॉइंट था प्रेमचंद युग, और आज हम तीसरा पॉइंट उसी के क्रमानुसार कर रहे हैं, प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, यानी प्रेमचंद के बाद जो उपन्यास लिखे गए उनका आज हम यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। इसका समयकाल 1937 ईस्वी से अब तक हम स्वीकार करते हैं, यानी प्रेमचंद की मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी और उसके पश्चात जो साहित्य लिखा गया, उपन्यास साहित्य लिखा गया, वो प्रेमचंदोत्तर उपन्यास विधा के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पर क्योंकि 1937 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, तो यहाँ पर अनेक बदलाव आए थे हमारे समाज में, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में है, चाहे सामाजिक क्षेत्र में है, राजनीतिक क्षेत्र में है, यानी चारों ओर परिवर्तन चल रहा था और उसी का प्रभाव उपन्यास विधा पर भी पड़ा। इसीलिए अनेक विषयों को आधार बनाकर उपन्यासों की रचना की जाने लगी। उसी के आधार पर यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जिनसे हम प्रेमचंदोत्तर उपन्यास का विश्लेषण करेंगे या इसके विकास के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले है सामाजिक उपन्यास, अर्थात इन उपन्यासकारों ने सामाजिक विषयों को अपने उपन्यास का आधार बनाया। दूसरे हैं मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, तीसरे हैं साम्यवादी उपन्यास, चौथा है आंचलिक उपन्यास, पांचवा है ऐतिहासिक उपन्यास, छठा यहाँ पर महिला लेखकों द्वारा रचित उपन्यास, और सातवां है दलित उपन्यास, यानी दलित समाज के द्वारा जो उपन्यास लिखे गए वो दलित उपन्यास के अंतर्गत आते हैं। तो हमें यहाँ पर इन 6-7 पॉइंटों को ध्यान में रखकर प्रेमचंदोत्तर उपन्यास के विकास को जानना है। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं सामाजिक उपन्यास। देखिए सामाजिक उपन्यास जो लिखे गए, यानी सामाजिक विषयों को आधार बनाकर जो उपन्यास लिखे गए, उनके बारे में अगर जाने तो इनमें मुख्य विषय क्या रहा। उपन्यासकारों ने सामाजिक समस्याओं के बारे में चिंतन करते हुए संकीर्ण मान्यताओं पर कटु प्रहार किए हैं, यानी जो तुच्छ सोच थी, संकीर्णता थी, ऐसी मान्यताओं पर, ऐसी परंपराओं पर उन्होंने अपने उपन्यास के माध्यम से कड़ा प्रहार किया है। इन उपन्यासकारों में प्रमुख उपन्यासकारों के नाम यहाँ पर मैंने दिए हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी का नाम ले सकते हैं। इनके उपन्यासों में प्रेमचंद की आदर्श उन्मुख यथार्थवादी परंपरा का अनुसरण हुआ है। इसके साथ साथ गांधीवादी विचारधारा से भी ये प्रभावित हैं। और अधिकतर जो उपन्यासकार हैं सामाजिक उपन्यासकार, यानी सामाजिक विषयों को जिन्होंने अपने उपन्यासों का आधार बनाया है, उनमें अधिकतर जो उपन्यासकार हैं उन्होंने प्रेमचंद की आदर्शोन्मुख परंपरा को अपनाया और इसके साथ साथ गांधीवादी विचारधारा को भी शामिल किया है। भगवती प्रसाद वाजपेयी के अगर उपन्यास देखें तो पतित की साधना है, पिपासा है, त्यागमयी। यहाँ पर सभी उपन्यासकारों की सारी रचनाओं को नहीं मैंने डाला है, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए प्रत्येक उपन्यासकार के कुछ एक उपन्यासों की चर्चा मैंने यहाँ पर की है। आप चाहें तो इनकी संख्या अपने टाइम के हिसाब से ज़्यादा और कम कर सकते हैं। उसके बाद है शियाराम शरण गुप्त। इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं वो हैं गोद, अंतिम आकांक्षा। प्रताप नारायण मिश्र, विदा, विजा और विसर्जन इनके प्रमुख उपन्यास हैं। भगवती चरण वर्मा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा, आखिरी दाव, सबही नचावत, राम गोसाई, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे। उपेंद्र नाथ अश्क की अगर बात करें तो गिरती दीवारें, गरम राख, बड़ी बड़ी आंखें, एक नन्ही कंदील। उसके बाद है अमृतलाल नागर, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, महाकाल। श्रीलाल शुक्ल की अगर बात करें तो राग दरबारी इनका प्रमुख उपन्यास है। ये वो उपन्यासकार हैं जिन्होंने समाज की समस्याओं से प्रभावित होकर लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करने के लिए उन समस्याओं पर, उन जो हमारी प्राचीन परंपराएं, रूढ़िवादी परंपराएं थी, उन परंपराओं पर प्रहार करने के लिए उपन्यासों की रचना की, ताकि समाज में बदलाव लाया जा सके। इसके बाद जो दूसरे हमारे यहाँ पर दो जो पॉइंट हमने लिया था, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास।
मनोविश्लेषणवादी उपन्यास कौन से होते हैं, पहले ये जानना आपके लिए जरूरी है। देखिए, मनोविश्लेषणवाद किसकी देन है? ये फ्रायड की देन है। इसके साथ साथ युंग और एडलर के सिद्धांत भी इसमें शामिल है। यानी ये पाश्चात्य विचारक हैं, पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक हैं, फ्रायड, युंग और एडलर, जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया। और इन्हीं सिद्धांतों से प्रभावित होकर उपन्यासकारों ने उपन्यासों की रचना की। यानी विषय कौन से रहे? जो मनोविश्लेषणवादी विषयों को उठाया, यानी जो मन के विषय हैं। इन्होंने मानव जीवन की विसंगतियों और समस्याओं के लिए बाहरी परिस्थितियों को दोषी न मानकर अंतर मन की प्रवृत्तियों को ही दोषी माना। यानी यहाँ पर मुख्य विषय कौन से है? जो हमारे मन के अंदर है, जैसे कुंठा है, घृणा है, वासना है, ये अंतर मन के जो विषय है वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों के मुख्य विषय रहे हैं। तो यहाँ पर मुख्य विषय भी मैंने दिए हैं। दमित वासना है, यानी वो वासना जो दबा दी गई है, मन में जो दब गई है, ऐसी वासना। कुंठा, निराशा का चित्रण है। यानी जो आधुनिक मानव की समस्या है वो क्या है? एक तो दमित वासना है, दूसरा उसकी कुंठा, और उसके जीवन में जो निराशा का वातावरण आ गया है या जो निराशा आ गई है उसका चित्रण है। सामाजिक जीवन की अपेक्षा अति व्यक्तिवादिता को प्रधानता। यानी ये जो उपन्यासकार हैं ये समाज को महत्व नहीं देते बल्कि व्यक्ति को महत्व देते हैं। यानी यहाँ समाज प्रधान नहीं है, व्यक्ति प्रधान है और व्यक्ति की मानसिक समस्या प्रधान है। इन उपन्यासकारों ने अधिकतर नायिका प्रधान उपन्यासों की रचना की है। अपवाद नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि सारे ही नायिका प्रधान उपन्यास है, लेकिन ज्यादातर उपन्यासकारों ने मुख्य रूप में नायिका स्त्री को लिया है, यानी नायिका प्रधान उपन्यासों की इन्होंने रचना की है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यास कौन से हैं? जो फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित है। इस पर युंग और एडलर के सिद्धांतों का भी प्रभाव है। और यहाँ पर मुख्य विषय क्या है? सामाजिक परिस्थितियां या व्यक्ति के बाहरी जीवन की समस्याएं नहीं है, बल्कि उसके मन की, अंतर मन में दबी हुई जो विचारधारा है उसकी समस्याओं को उठाया है अपने उपन्यासों के माध्यम से। आइए प्रमुख उपन्यासकारों के बारे में जानते हैं जिन्होंने मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों की रचना की है। इन उपन्यासकारों की अगर बात करें तो मुख्य उपन्यासकार हैं जैनेंद्र, जिनकी प्रमुख जो उपन्यास है परख है, सुनीता है, त्यागपत्र है, विवर्त है। इलाचंद्र जोशी का नाम लिया जा सकता है, लज्जा, सन्यासी, पर्दे की रानी, जिप्सी, जहाज का पंछी। आगे शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। प्रभाकर माचवे हैं, परंतु, दर्द का पैबंद और सांचा। नरेश मेहता के जो उपन्यास हैं, डूबते मस्तूल, यह पथ बंधु था, नदी यशस्वी है। डॉक्टर धर्मवीर भारती का नाम लिया जा सकता है, गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा इनके प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यास हैं। तो ये जो उपन्यासकार है, इन सभी उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में इन्हीं प्रकार के विषयों को अपना आधार बनाया है। इसके बाद तीसरे जो हमारे उपन्यास हैं वो है साम्यवादी उपन्यास। देखिए, साम्यवाद कहाँ से आया? साम्यवाद कार्ल मार्क्स की देन है। यानी जो कार्ल मार्क्स के विचारधारा है मार्क्सवाद, उससे प्रभावित ये उपन्यास हैं। इसी कारण इन उपन्यासों में पूंजीपतियों और सामंतवादी शक्तियों का विरोध किया है तथा शोषित व सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं। यानी ये वो उपन्यास हैं जिनमें क्रांति की बातें हैं। जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, सर्वहारा जो चारों ओर से हारा हुआ वर्ग है जिसका सभी शोषण करते हैं, उस वर्ग के जीवन की घटनाओं को, उनके विचारधाराओं को, जीवन में आने वाली समस्याओं को यहाँ पर इन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया है। इसीलिए ये उपन्यास कौन से हैं? साम्यवादी उपन्यास हैं। इनकी विशेषताएं क्या है? एक तो ये मार्क्सवाद से प्रभावित उपन्यास है, यानी कौन सी विचारधारा से? मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है। दूसरा, इन उपन्यासों में शोषित वर्ग के प्रति जो सहानुभूति का भाव व्यक्त किया है, यानी जो शोषित वर्ग है, गरीब वर्ग है, दुखी जन है, मजदूर वर्ग है, उसके प्रति सहानुभूति दिखाई है इन उपन्यासों में। तीसरा है नारी के प्रति सम्मान के भाव, यानी यहाँ पर नारी को उपभोग की वस्तु नहीं माना है बल्कि सम्मान का भाव व्यक्त किया है अपने उपन्यासों के माध्यम से। पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध, गरीब सर्वहारा वर्ग को किससे हमें मुक्त करवाना है? पूंजीवादी व्यवस्था से, इसीलिए इसका वो विरोध करते हैं।
समकालीन विषमताओं का चित्रण। जो उस समय समकालीन यानी जिस समय में उपन्यास लिखे जा रहे थे उस समय जो हमारे समाज में विपरीत परिस्थितियां थी या विषमताएं थी उनका चित्रण इन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से किया है। यहाँ पर मुख्य बात क्या है कि विश्व बंधुत्व की भावना जो ये उपन्यासकार है ये पूरे विश्व को, केवल समाज को ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को कुटुंब के भाव से अभिव्यक्त करते हैं। यानी संपूर्ण विश्व में भाईचारे की भावना का प्रचार प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। तो ये साम्यवादी उपन्यास हैं और उनकी विशेषताएं यहाँ मैंने बताई है। आइए अब जानते हैं कि किन किन उपन्यासकारों ने साम्यवादी विषयों को या साम्यवादी विचारधारा को आधार बनाकर अपने उपन्यासों की रचना की है। ये प्रमुख उपन्यासकार हैं यशपाल, रामेश्वर शुक्लांचल, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय, अमरकांत। इन्होंने जैसे यशपाल है, इनका उपन्यास है झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, तेरी मेरी उसकी बात। रामेश्वर शुक्लांचल है, इनकी जो प्रमुख उपन्यास है चढ़ती धूप, उल्का, नई इमारत। भैरव प्रसाद गुप्त है, इनके उपन्यास है शोले, मशाल, सती मैया का चोरा। अमृत राय हैं, इनके उपन्यास है बीज, हाथी के दांत, धुआं, सुख दुख। अमरकांत के उपन्यास है सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, इन्हीं हथियारों से। इसके साथ अगर देखें तो मनमथ लाल वर्मा है, यज्ञदत्त शर्मा है, रांगे राघव, ये भी प्रमुख साम्यवादी उपन्यासकारों में शामिल किए जाते हैं। तो ये प्रमुख उपन्यासकार हैं। देखिए यहाँ पर उपन्यासकार तो और भी हैं, लेकिन इस वीडियो में इतने उपन्यासकारों को डालना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं केवल आपको मुख्य तौर पर जो हमेशा जिन उपन्यासकारों का जिक्र किया जाता है या आपके एग्जाम की दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण है उन्हीं का नाम और उन्हीं के उपन्यासों की मैं यहाँ पर चर्चा कर रही हूँ। तो ये आप ध्यान दें। आप चाहे तो इसके अलावा और भी नाम इसमें जोड़ सकते हैं, चाहे वो उपन्यासकार हैं या उनकी रचनाएं हैं, उनको आप शामिल कर सकते हैं। इसके बाद है आंचलिक उपन्यास। देखिए आंचलिक यानी आंचल के, किसके आंचल के? ग्रामीण अंचल के। वे उपन्यास जिनमें ग्रामीण अंचल की मान्यताओं, परंपराओं, संस्कृति आदि का वहीं की भाषा में चित्रण किया गया हो, वो कौन से उपन्यास कहलाते हैं? आंचलिक उपन्यास कहलाते हैं। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है टाइपिंग में, तो प्लीज़ आप इसको ठीक कर लें कि वे उपन्यास जिनमें ग्रामीण अंचल की मान्यताओं, परंपराओं, संस्कृति आदि का वहीं की भाषा में चित्रण किया गया हो, वो कौन से उपन्यास कहलाते हैं? आंचलिक उपन्यास कहलाते हैं। इसमें प्रमुख उपन्यासकारों की अगर बात करें तो उसमें देवेंद्र सत्यार्थी है, इनका उपन्यास है रथ के पहिए, कठपुतली, ब्रह्मपुत्र। नागार्जुन है, रतिनाथ की चाची, नई पोद, बाबा बटेश्वर नाथ। फणीश्वर नाथ रेणु है, मैला आंचल, परती परिखता, दीर्घ तपा। श्रीलाल शुक्ल है, सूनी घाटी का सूरज, राग दरबारी, पहला पड़ाव। श्लेष मटियानी है, बोरीवली से बोरीबंदर तक, कबूतर खाना। विवेकी राय, रामदरश मिश्र, राही मासूम रजा, राजेंद्र अवस्थी आदि इस युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। इसमें ध्यान दें कि फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल हिंदी साहित्य का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। ये मैला आंचल क्या है? प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। ये आप ध्यान दें, आंचलिक उपन्यास माना जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है मैला आंचल। ये आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जहाँ जब ये आप इसके बारे में बताएंगे तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि ये फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल जो है प्रथम आंचलिक उपन्यास स्वीकार किया जाता है। इसके बाद है ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यासों की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक घटना या ऐतिहासिक पात्रों को आधार बनाकर इन उपन्यासों की रचना की गई है। इनमें जो प्रमुख उपन्यासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जिनका उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। उसके बाद है वृंदावन लाल वर्मा, इनके उपन्यास है माधवराव जी सिंधिया, झांसी की रानी, महारानी दुर्गावती। आचार्य चतुरसेन शास्त्री का नाम लिया जा सकता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। इनके हैं रक्त की प्यास, सोमनाथ, अमर सिंह, आलमगीर, सोना और खून। इसके बाद रांगे राघव का नाम भी ऐतिहासिक उपन्यासकारों में लिया जा सकता है, जिसमें मुर्दों का टीला, चीवर और राह ना रुकी इनके प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं।
यहाँ पर इन उपन्यासकारों ने हमारे इतिहास में जो प्रमुख विषय वस्तु है उसको आधार बनाया है, या फिर पात्रों को, जो हमारे ऐतिहासिक पात्र हैं उनको आधार बनाकर इन उपन्यासों की रचना की है। इसके बाद अगर महिला लेखकों द्वारा रचित उपन्यासों की हम बात करें, क्योंकि महिला लेखकों ने भी उपन्यास साहित्य को समृद्ध करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन्होंने महिलाओं के जीवन के साथ साथ जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको भी अपने उपन्यासों में शामिल किया है। जो हमने उपन्यासों की विशेषताएं की है, चाहे वो सामाजिक है, साहित्यिक है, ऐतिहासिक है, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, सभी विषयों पर महिला लेखकों ने अपनी लेखनी चलाई है या बहुत अच्छे उपन्यासों की रचना इन्होंने की है, तो इसीलिए इनको एक अलग पॉइंट में शामिल किया गया है। देखिए, अगर हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार की बात करें तो वो साध्वी सती प्राण अबला है। इनका नाम प्रथम महिला उपन्यासकार के रूप में लिया जा सकता है। इनका जो प्रथम उपन्यास है वो है 1880 ईस्वी में सुहागिनी नाम से इन्होंने उपन्यास की रचना की थी। तो पहली महिला उपन्यासकार हैं साध्वी सती प्राण अबला और इनके द्वारा रचित पहली रचना है सुहासिनी। उसके बाद उषा प्रियंवदा है, जिनके उपन्यास है 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, कृष्णा सोबती है, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, समय सरगम, मनु भंडारी है, आपका बंटी, महाभोज, ममता कालिया के उपन्यास हैं बेघर एक पत्नी के नोट्स। ये दो रचनाएं हैं यहाँ पर ममता कालिया की, बेघर और एक पत्नी के नोट्स। मृदला गर्ग हैं, इनके उपन्यास है उसके हिस्से की धूप और चितकोबरा। ये भी दो उपन्यास यहाँ पर दिए हैं, दो रचनाएं हैं मृदला गर्ग की, उसके हिस्से की धूप और चितकोबरा। मैत्रेयी पुष्पा की अगर बात करें तो मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुदगल, मंजुल भक्त और मृणाल पांडे तथा राजी सेठ, ये वो उपन्यासकार हैं जिन्होंने हिंदी उपन्यास विधा को शिखर तक पहुंचाने में अपना विशेष योगदान दिया है। इसके साथ साथ और अन्य अनेक महिला उपन्यासकार हैं जो वर्तमान समय में भी इस विधा को समृद्ध करने में अपना योगदान दे रही हैं, लेकिन समय की कमी के कारण मैं उनको यहाँ पर शामिल करने में असमर्थ हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो अन्य रचनाकारों के नाम यहाँ पर शामिल कर सकती हैं। हमारा अंतिम जो यहाँ पॉइंट है वो है दलित उपन्यास। देखिए, दलित यानी जो दूसरों के द्वारा दबाया गया हो उस वर्ग का उपन्यास साहित्य। यहाँ पर प्रथम दलित उपन्यास की अगर बात करें तो ये जयप्रकाश करदम का उपन्यास है छप्पर, जो कि 1994 ईस्वी में लिखा गया। इसके साथ साथ प्रेम कपाड़िया का उपन्यास है मिट्टी की सौगंध, मदन दीक्षित है मोरी की ईंट, सत्य प्रकाश का उपन्यास है जस तस भई सवेर, मोहनदास नेमिशराय के उपन्यास है मुक्ति पर्व, वीरांगना झलकारी बाई, आज बाजार बंद है, नीलेश रघुवंशी का उपन्यास है एक कस्बे के नोट्स, और इसके साथ साथ अजय नावरिया उधर के लोग। ये प्रमुख दलित उपन्यासकार हैं और उनकी रचनाएं दलित उपन्यास ने अपने जीवन में जो संघर्ष है, यानी दलित वर्ग में जो जीवन में जो संघर्ष है, जो समस्याएं उनको अपने जीवन में सामना जिनका करना पड़ता है, या समाज के द्वारा उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है, उसको अपनी रचनाओं के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास उन्होंने किया है। और ये बहुत ही मार्मिक उपन्यास भी हैं। दलित वर्ग की पीड़ा को इन उपन्यासों के माध्यम से बहुत सरलता से समझा जा सकता है। तो ये हमारी आज की जो वीडियो है उपन्यास साहित्य का अंतिम वीडियो है, उपन्यास विधा का ये अंतिम वीडियो है। उपन्यास विधा के विकास क्रम को हमने 3 भागों में बांटा था, पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंदोत्तर युग के अलग अलग पॉइंट हमने बनाए हैं और उन्हीं पॉइंटों के आधार पर हमने इसको विस्तार दिया है। जो पॉइंट हमने यहाँ पर लिए हैं वो सामाजिक, प्रेमचंदोत्तर युग में सामाजिक उपन्यास करने हैं, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, साम्यवादी, आंचलिक, ऐतिहासिक, महिला लेखकों द्वारा रचित और दलित उपन्यास। आप अपने समय के अनुसार इन प्रश्नों को तैयार करेंगे। अगर ये प्रश्न 8 नंबर में आता है और आपके पास समय पूरा है तो आप सभी पॉइंटों को विस्तार से इसका वर्णन करेंगे। लेकिन अगर समय कम बचता है और अगर आपका प्रश्न 16 नंबर का आता है और समय भी पूरा है तो आप इन्हें बहुत विस्तार से लिखेंगे। लेकिन अगर 8 नंबर का आता है और समय अगर आपके पास कम है तो आप उसी के अनुसार यहाँ पर लेखकों और उनकी रचनाओं के नाम शामिल
कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो ये वीडियो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। इसी के साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो साथ में कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।